ऊर्जा पैदा करता रहता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां किसान भाइयों ने यहां पर विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा रहने का काम किया है और इस बैठक का उद्देश्य था कि युवा सिख भाई और बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिक मात्रा में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता और सिख भाई अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 18 दिसंबर को युवा सिख सम्मेलन है। आज उसी कड़ी में यहाँ काशीपुर क्षेत्र के जो सब हमारे किसान भाई हैं, सिख बंधु हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा करने का काम किया है। आज उन सभी अपने बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने बैठक की है और काशीपुर क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में किसान हमारे इकट्ठे होकर, सिख भाई इकट्ठे होकर युवा सिख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी इसको सफल बनाएंगे। मैं सबसे आह्वान करने आया हूँ और व्यवस्था बन गई है। लगभग मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ। पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे सिख सम्मेलन को लेकर किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन के बेनाल ताले और साथ ही आज यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि सिख सम्मेलन को कुछ बिंदुओं पर वार्ता हुई और अपनी शर्त के साथ में किसान सिख सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए। साथ ही आपको बता दें कि काफी लंबे समय से किसानों द्वारा बीजापुर में क्षेत्र में भूमि बचाओ आंदोलन किया जा रहा हो और जिसको लेकर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के साथ में प्रदेश में मुख्य पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को आश्वासन दिया, लेकिन किसान मोर्चा उसे आश्वासन से नाखुश दिखाई दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता और साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने सिख सम्मेलन में जाने की तैयारी कर ली। और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि होने वाले सिख सम्मेलन में हरी पगड़ी पहनकर जाएंगे और बाजपुर की समस्या पर अगर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी फाइनल डेट घोषणा करते हैं तो किसानों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जाएगा और आश्वासन देते हुए तो मुख्यमंत्री का वहीं से विरोध किया जाएगा। वाली 18 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर में सिख सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसे लेकर ही आज भारतीय किसान यूनियन की आज मीटिंग बुलाएगी कि उसमें लगभग 6000 एकड़ भूमि का मामला है और किसान अभी भी आंदोलन में वहां पर लगे हुए हैं। तो एक आंदोलन के चलते सीएम साहब का जिले में सिख सम्मेलन करना और इसका जो है चौथा दिन था और ये अंतिम दिवस में हमारे सारे इवेंट्स लगभग जो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए वो पूरे विधि पूर्वक हमारे संपन्न हो चुके हैं। इसमें बच्चों का जो जोश खरोश था वो देखने लायक था और बहुत सारे इवेंट्स में बच्चों ने बहुत ही अति उत्तम परफॉर्मेंस अपना दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उनका रहा और किसी प्रकार का अगर उनका परफॉर्मेंस रहता है तो भविष्य में वो आगे भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के लिए भी उनका चयन हो सकता है। मैं इस संपूर्ण जो हमारा वार्षिक खेल महोत्सव था इसके लिए अपने पूरे स्टाफ को और यहाँ पर सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एनुअल स्पोर्ट्स का आज चौथा दिन अंतिम दिन था और प्रत्येक वर्ष हम जो है कि वर्ष के अंत में बच्चों का स्पोर्ट्स करवाते हैं हाउस वाइज। यहाँ पे काफी चैलेंजेस थे, बच्चों के बीच में काफी अच्छा कंपटीशन हुआ, बच्चों ने अपने प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया जो काफी सराहनीय रहा। इसमें हमारे शॉर्ट गेम से लेकर टीम गेम और छोटे बच्चों की चेयर रेस और एथलेटिक्स की तीनों इवेंट्स की प्रतियोगिताएं, इसमें थ्रोइंग, जंपिंग एंड रनिंग की प्रतियोगिताएं हमने यहाँ पे करवाई, बैडमिंटन करवाया, खो खो करवाया, कबड्डी सीनियर और जूनियर वर्ग में और प्राइमरी वर्ग में सीनियर और जूनियर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का हमने यहाँ पे मैच करवाया। बच्चों ने अपना काफी दमखम दिखाया इसमें। And I study in 6th standard and I play all games that all we play here and I win the gold medal in chess and in put shot means gola feck I win silver medal. आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो चमोली के हैं जहां पर 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
और बच्चों ने प्राइज भी जीते और साथ ही चैंपियन शील्ड पर अपना कब्जा भी जमाया। SGRR की वार्षिक प्रतियोगिता रही और जहां पर सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। साथ ही 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया और अलग अलग चारों दिन खेल कराए गए और साथ ही बच्चों ने यहां पर भाग भी लिया और कई तरह के यहां पर गेम्स भी खेले गए और 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया। चैंपियनशिप शील्ड पर कब्जा भी जमाया है। देहरादून में करीब 2 करोड़ की ठगी करने वाले अपराध से संबंधित मामले का राजस्थान में जाकर खुलासा किया गया है। इस मामले में 5 अलग अलग राज्यों की पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान भी लगातार जारी थी और वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता से ठगी करने के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ठगों ने फर्जी साइट तैयार कर जनता से ईमेल और दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर स्वयं को कई नामी गिरामी कंपनियों का एग्जीक्यूटिव बताते हुए घर बैठे लाभ कमाने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और इसी क्रम में एक प्रकरण साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ, जिसमें हरिद्वार निवासी शिकायतकर्ता के साथ में अज्ञात अभियुक्तों ने स्वयं को इंटीग्रिटी कंपनी का HR मैनेजर बताते हुए ठगी की और इसी को लेकर पुलिस ने छानबीन करना जो है वो शुरू कर दिया है और तभी ये भांडाफोड़ भी किया गया। देखिए, माह जून में STF की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। इसमें मौके से एक तस्कर को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ में और जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसके आधार पर कुल मिलाकर 4 तस्करों को, जिनमें से कि 2 बरेली के रहने वाले थे और 2 विकास नगर देहरादून के रहने वाले थे, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी STF के द्वारा की जा रही थी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो NDPS एक्ट के अंतर्गत की जाती है उसको करते हुए हमारे द्वारा पाया गया कि इन लोगों का कोई भी इनके द्वारा IT रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी इनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनके द्वारा काफ़ी अधिक संपत्ति जो बनाई गई थी जिसमें चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थी। तो उन सब की डिटेल्स कलेक्ट करके ये सामने आया कि लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में इनके द्वारा बनाई गई थी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने एक गंभीर प्रकरण का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने देहरादून के विकास नगर इलाके में बड़े स्तर पर चल रही मशीनों की धांधली को लेकर पर्दाफाश किया। उन्होंने धामीराज में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया ताकि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन बची रहे, लेकिन सरकार द्वारा कानून में व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े कृषक हैं, जिनके पास यदि 3 एकड़ से भी ज्यादा की भूमि है, तो वो लोग राजस्व विभाग और जिलाधिकारी की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर अनुमति लेकर भूमि विक्रय कर सकते हैं। दसोनी ने कहा कि व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ भूमाफियाओं द्वारा कानून को अपनी काली कमाई का भी धंधा किया गया है, जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीनों को बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया गया कि या तो अनुसूचित जाति वर्ग की जो जमीन है वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे में एक और इसमें प्रावधान था कि जो बड़े कृषक हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि है, वो इसे बेच पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुए रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस सभावाला तहसील विकास नगर देहरादून के एक व्यक्ति ने इस पूरे जो कानून है उसका अनुचित लाभ उठाते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए 200 से 300 बीघा भूमि जो है बेच डाली है अनुसूचित जाति के लोगों की। ये पूरा चिट्ठा जो आप देख रहे हैं ये उन जमीनों का है। ये FIR है रतिराम के खिलाफ और ऐसे में ये मिली भगत राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी इसमें बताई जा रही है और गंभीर धाराओं में FIR होने के बावजूद हितों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। गरीब अनुसूचित जाति के
शब्द मात्र 2 अक्षर का है, लेकिन इसका महत्व बहुत कुछ कहता है। जल सबसे अहम हिस्सों में से एक है, इसलिए इसे बचाने के लिए कहा जाता है कि जहां जल है वहां ही दिक्कत तो छोड़ दीजिए, पर जहां नहीं है वहां पर जिंदगी को तो देखिए। और एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। और समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी उपलब्ध करवाना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और इसी को लेकर अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां के कई इलाकों में इस मिशन के तहत काम पूरा हो गया है और अब ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन से स्वच्छ जल मिल रहा है। सरकार की माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं। और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक जसपुर क्षेत्र की बात है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तो आच्छादित हो गया है, पर अभी नगरीय क्षेत्र में हमारी फेज 2 पेयजल योजना शासन में लंबित है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसमें भी स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि जसपुर का अभी नगर का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, दूसरा साझेदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति और चौथा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 11 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी के तमाम नेता सरकार में दायित्व पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन सभी दायित्वधारी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं को भी सरकार में दायित्व देकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने कहा कि अभी तक 21 बीजेपी के नेताओं को दायित्व देकर उन्हें सरकार में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि दशकों से ये सभी नेता पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दशकों से काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी से नवाजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता अभी भी बाकी बचे हैं जिन्हें सरकार में जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने दशकों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में समाज में संघर्ष किया है, जन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, ऐसे लोगों में सरकार में जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी संगठन में भी इसके प्रति उत्साह है और समाज में उनके जो समर्थक है, जहां जहां उन लोगों ने काम किया है, जनता में भी जो है बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी का माहौल है। और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र और वरिष्ठ नेताओं को भी इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाने की संभावना है। सबसे पहले उन सभी दायित्वधारियों को बहुत बधाई दे रहा हूं। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने अपने समय को इस माँ भारती के कल्याण के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत समय उन्होंने दिया है। और एक ही बात मैं कह सकता हूं कि दायित्व देना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी 2 लिस्ट आई हैं, उम्मीद कर रहा हूं और भी लिस्ट आएंगी, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान पार्टी के हित में किया है। और साथ में जब सरकार बनती है तो सरकार के कामों में हाथ बटाने का भी एक जिम्मा लोगों को दिया जाता है, ताकि हमारे जो सरकार के कामकाज है उसमें भी उनकी सहभागिता हो, हमारी सरकार अच्छा काम कर सके। फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहा हूं और उन तमाम 11 जो अभी दायित्वधारी जिनकी घोषणा हुई है उनको बधाई दे रहा हूं। उत्तराखंड सरकार राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस कर रही है।
हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू को साइन हुए हैं और प्रदेश के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा। होशियारपुर बजवाड़ा रोड पर बनी नवनिर्मित आलीशान इमारत में मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए खतरा बनी हुई हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान वकील समुदाय ने कहा कि महज 6 महीने में कोर्ट रूम की हालत बद से बदतर होती जा रही है और नई बिल्डिंग में कई जगहों पर मोटी मोटी दरारें भी आ गई हैं। मामला हैगा तिरेड़ा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਿਰੇੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਬੜਾ ਹੀ 3rd ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 2-2.5 mm ਦਾ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰਸ ਚੈਂਬਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ 3rd ਕਲਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ DBA ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੈਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।